गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट। पढ़ेंगे बेल क्रैंक लीवर। क्या पढ़ने वाले हैं? बेल क्रैंक लीवर, और इस पे बेस्ड सवाल पेपर में आते रहते हैं। सो हम इससे पहले कि बेल क्रैंक लीवर पढ़ें, ये जान लेते हैं कि एक सिंपल लीवर किसे कहते हैं। तो ये देखिए फिगर बना हुआ है सिंपल लीवर का। दिस सिंपल लीवर, ये एक सीधी सी छड़ है, स्ट्रेट रॉड है। ये रॉड इस जगह पर पिवेटेड है, यानी इस जगह पे इसका फलक्रम है। सो दिस रॉड कैन टेक रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। तो एक सिंपल लीवर का केस है। सिंपल लीवर एक सीधी सी छड़ होती है जो किसी जगह पर पिवेटेड होती है, फलक्रम होता है उसका, और उसके अबाउट दोनों तरफ घूम सकती है। ये इसकी एफर्ट आर्म है, इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। प्रयास भुजा, क्योंकि प्रयास यहां पे लग रहा है, फोर्स हम यहां पे लगा रहे हैं। और ये हो गए एफर्ट आर्म की लेंथ। ये होती है लोड आर्म। लोड आर्म, भार वाली भुजा, इस तरफ पे हमने भार लगा रखा है। तो एफर्ट आर्म, लोड आर्म। एफर्ट आर्म को अगर हम ए कह दें, लोड आर्म को हम कहते हैं बी, तो ये हो जाएगा P इंटू ए इज इक्वल टू W इंटू बी। ऐसा क्यों कहा मैंने? लेट अस सी। P इंटू ए इस फलक्रम के अबाउट लगने वाला मूवमेंट है जिसकी डायरेक्शन ये है। W इंटू बी इस फलक्रम पे लगने वाला मूवमेंट है जिसकी डायरेक्शन ये है। और साम्य की अवस्था में यदि यह दोनों मूवमेंट एक दूसरे के बराबर हैं तो ये P फोर्स इस W भार को उठा लेगा। सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ द सिंपल लीवर। तो फिर बेल क्रैंक लीवर इस सिंपल लीवर से किस प्रकार से भिन्न है? ये चित्र देखकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि अगर सिंपल लीवर को जिस जगह पे फलक्रम है उसकी छड़ के दोनों सिरों को या तो दोनों को मोड़ दिया जाए या किसी एक को मोड़ दिया जाए तो अ सिंपल लीवर बिकम्स बेल क्रैंक लीवर, राइट। सो अब देखते हैं, इसके 3 केस हमने बना रखे हैं। पहला केस देखते हैं, ये सिंपल लीवर केस है और ये बेल क्रैंक लीवर का। इसके हमने 3 केस बना रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम पहले केस में बेल क्रैंक लीवर का इस्तेमाल देखेंगे। और बेल क्रैंक लीवर का इस्तेमाल मशीनों में, इक्विपमेंट्स में, मोटरसाइकिल में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत इस्तेमाल होता है। और इसकी वजह से, इसके कारण हम एक जगह पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स दूसरी जगह पर मशीन का दूसरा पार्ट इसकी हेल्प से एक्टिवेट किया जा सकता है, वहां पर फोर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। सो इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? एक जगह पर फोर्स लगाएंगे और दूसरी जगह पर हमको वो फोर्स का ट्रांसमिशन वहां तक मिल जाता है। पहला केस, ये रहा इसका फलक्रम, इस बेल क्रैंक लीवर का ये रहा फलक्रम। इस फलक्रम से इस लोड आर्म की जो लंबाई है वो B है और ये हमने भार यहां पर लटका के रखा हुआ है। एफर्ट हम लगा रहे हैं P1। एफर्ट आर्म की लंबाई है A, फलक्रम से यहां तक की लंबाई A है। अब हमको निकालना है कि कितना एफर्ट लगाया जाए कि हम भार को उठा सके। वेरी सिंपल। तो जरा इसको यहां तक ले आते हैं, फलक्रम से यहां डाल दिया, ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एफर्ट की, इस प्रयास की, ये एक इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन से फलक्रम से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो वैल्यू ये है। और आप देख सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी A कॉस थीटा। सो इस P1 का, इसके अबाउट जो मूवमेंट डेवलप होगा इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा P इंटू A कॉस थीटा। सो P इंटू A कॉस थीटा, राइट। ओके, अब देखते हैं W का। तो W का इस फलक्रम के अबाउट जो मूवमेंट हो जाएगा W इंटू B। सो W इंटू B, इसका डायरेक्शन होगा ये। और दोनों के मूवमेंट के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो P इज इक्वल टू WB एंड A cos थीटा। सो P इज इक्वल टू WB A cos थीटा इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड। तो इस P1 का मूवमेंट इस तरफ, तो इज द फोर्स रिक्वायर्ड, जब ये फोर्स लगाएंगे तो ये लोड धीरे धीरे ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि इसीलिए हमने इस बेल क्रैंक लीवर का इस्तेमाल किया।
सिमिलरली अब यहां पे देखते हैं, यहां भी वही केस है, इस बार हमें फोर्स यहां पे लगाना है। तो ये हमारा हो गया एफर्ट आर्म, ये हो गया लोड आर्म, लोड लग रहा है 250 न्यूटन का। अब देख सकते हैं कि इसका जो मूवमेंट होगा P2 इंटू 20 सेंटीमीटर, इसके मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। सो P2 इंटू 20 सेंटीमीटर ये वाला हो गया, रह गया 250। ये फलक्रम रहा, फलक्रम से इसको मिलाया, ये रहा परपेंडिकुलर। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो गई ये वाली वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 40 sin 45 डिग्री। सो दिस इज 250 इंटू 40 sin 50 डिग्री, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आने वाली है, दिस वैल्यू विल बी 40 sin 45 डिग्री, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin 45 डिग्री। इस बार थीटा यहां पर है, और जबकि यहां पे देखेंगे थीटा यहां पर है, इसीलिए कॉस हुआ, और ये वाला इसलिए यहां पर साइन हो गया। सो P2 इंटू 20 इज इक्वल टू 250 इंटू ये वाली वैल्यू है 40 sin 45 डिग्री, 40 sin 45 डिग्री। सो P2 इज इक्वल टू दिस मच, एंड sin 45 डिग्री 1/√2, इसको निकाल के न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से आप इन सवालों को कर सकते हैं, और अगर आपने बेल क्रैंक लीवर समझ लिया तो इसके अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 24 में हम कंपाउंड लीवर लेकर आएंगे। उसके पहले बेल क्रैंक की एक प्रॉब्लम और, इसमें फर्क हो गया, इसकी दोनों जो भुजाएं हैं, दो आर्म हैं, दोनों ही इंक्लाइंड है। कैसे होगा, लेट अस सी। ये रहा फलक्रम, ये रही लोड आर्म। लोड आर्म की लंबाई y है, लोड की वैल्यू w है, और लोड आर्म हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 एंगल बना रही है। इसके लिए हमने यहां पर एक एफर्ट लगाया P3, एफर्ट आर्म की लंबाई x3, और एफर्ट आर्म जो है क्षैतिज के साथ एंगल बनाती है θ1। ये हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। ये रहा फोर्स, इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली वैल्यू, ये हो गई x cos θ1। इसी तरह ये रहा लोड, लोड की फलक्रम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली वैल्यू हो गई, ये हो गई y cos θ2। एंड अब आप देख सकते हैं ये इसका मूवमेंट इस तरफ लगेगा, सो P3 इंटू x cos θ1, इसका मूवमेंट इस तरफ लगेगा W इंटू y cos θ2, सो P3 इज इक्वल टू WY cos θ2 अपॉन x cos θ1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट दिस लोड W। तो आपने देखा कि एक बेल क्रैंक लीवर एक सिंपल सा ही लीवर है, केवल इतना फर्क है, इसमें भी देखिए दो आर्म होती हैं, इसमें भी दो आर्म होती हैं, इन सब में दो आर्म हैं, लोड आर्म एफर्ट आर्म, लोड आर्म एफर्ट आर्म, लोड आर्म एफर्ट आर्म, लोड आर्म एफर्ट आर्म। फर्क कितना है, या तो एक साइड मुड़ा होगा या दोनों साइड इसके मुड़े होते, इतना ही फर्क होता है। और सिंपली आपको इतना करना है कि जिस तरफ फोर्स है, जिस तरफ लोड है, जिस तरफ फोर्स है, जिस तरफ लोड है, आपने केवल फोर्स और फलक्रम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, लोड और लोड की लाइन ऑफ एक्शन को फलक्रम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के जो मूवमेंट्स आएंगे दोनों को बराबर रख देंगे, और आपको आवश्यक बल का मान आ जाएगा जिस फोर्स से आप इस लोड को आसानी से उठा पाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड लीवर, और आपको बता दें कंपाउंड लीवर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस पर बेस्ड सवाल आपको पेपर में मिल सकता है। सो कंपाउंड लीवर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक ऐसा लीवर जिसमें दो या दो से अधिक बेल क्रैंक लीवर लगे हों, ऐसे संयोजन को हम कहते हैं कंपाउंड लीवर। सो मिश्रित लीवर या कंपाउंड लीवर में दो या दो से ज्यादा एक बेल क्रैंक लीवर का कॉम्बिनेशन होता है। सच लीवर्स आर नोन एज कंपाउंड लीवर। ऐसे लीवर का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अधिक होता है। आपको बता दें मैकेनिकल एडवांटेज या यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू W अपॉन P। किसी भी लीवर के द्वारा उठाया गया लोड को, उस लोड को उठाने के लिए लगाए गए प्रयास का जो अनुपात होता है उसको मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। सो एक लीवर का, किसी एक लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज प्रायः कम होता है। सो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाने के लिए हम एक से अधिक लीवर का एक कॉम्बिनेशन, एक संयोजन बनाते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड लीवर कहते हैं। आइए इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में एक ये
बेल क्रैंक लीवर है। हालांकि इट इज सिंपल टाइप ऑफ लीवर, क्योंकि इसमें ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है, इसमें 2 आर्म हो गई। तो ये रहा इसका फलक्रम। सो इसमें आप देख सकते हैं इस कंपाउंड लीवर में 2 लीवर लगे हुए, एक लीवर ये और एक लीवर ये। पहला जो लीवर है इसका फलक्रम F1 पर है, दूसरा लीवर इसका फलक्रम F2 पर इस किनारे पर है। एक फर्क देखिएगा, पहले लीवर का जो फलक्रम है वो कहीं इन दोनों की पूरी लंबाई के बीच में है, लेकिन दूसरे लीवर का जो फलक्रम है बिल्कुल एक सिरे पर आ रहा है। ओके, दूसरी बात, लीवर 1 और लीवर 2 आपस में एक छड़ से कनेक्टेड हैं और ये छड़ है AB। सो दीज 2 लीवर्स आर कनेक्टेड बाय ए रॉड AB। अब होगा क्या, हमको प्रश्न में कहा गया कि जो P की वैल्यू है इस छड़ पर, इस लीवर पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और जरा ये बताइए कि इस 20 न्यूटन के फोर्स लगाने पर हम यहां पे कितना लोड उठा सकते हैं, हाउ मच लोड दैट कैन बी लिफ्टेड विद दिस मच अमाउंट ऑफ एफर्ट। आइए इसको समझते हैं। सो जरा पहले लीवर के लिए हम लीवर प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। फलक्रम ये रहा, प्रयास ये रहा, P इंटू 60 इज इक्वल टू, अब ये Q कहां से आ गया? देखिए बच्चों, जब आप P फोर्स यहां पे लगाएंगे तो यहां पर आसानी से आप P फोर्स लगा, आप आसानी से उसको नीचे नहीं कर पाएंगे, आपको फोर्स लगा के नीचे लगाना पड़ेगा। तो इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, जिस फोर्स को हम यहां पे नाम दे रहे हैं Q। सो दिस बार AB will have one inherent opposing force of P। इस P के प्रतिरोध स्वरूप, रेजिस्टेंस करता हुआ प्रतिरोधी बल यहां पर उत्पन्न होगा Q। ये फोर्स Q मूवमेंट लगाएगा, ये भी F1 के अबाउट लगाएगा, वो भी F1 के अबाउट लगाएगा, उसका मूवमेंट हो जाएगा P इंटू 60, इसका मूवमेंट हो जाएगा Q इंटू 10। सो P इंटू 60 इज इक्वल टू Q इंटू 10। यहां से Q निकाल लेते हैं। सो Q हो जाएगा, P की वैल्यू आपको 20 दी गई थी, 20 60 एंड दिस इज अपॉन 10, दिस इज 120 न्यूटन। तो जो यहां पर फोर्स इंड्यूस हो गया, प्रेरित बल आ गया, ये हो गया 120। अब जरा ये देखिए, ये पूरी की पूरी छड़ इस जगह पर ये भी हिंज है, तो होगा क्या, ये अगर Q है तो इसका भी विरोधी बल यहां पर Q जनरेट हो जाएगा, जिसका मान होगा फिर से 120 न्यूटन। अब आ जाइए लीवर 2 पर। यहां पर एक फोर्स लग रहा है 120 का, जिसकी फलक्रम से दूरी कितनी है, F2 से 55 प्लस 15 70। तो इस 120 न्यूटन की फलक्रम से दूरी है 70 सेंटीमीटर, तो 120 इंटू 70, 120 इंटू 70, और ये वाला जो मूवमेंट लगेगा Q की वजह से ये मूवमेंट इस ओर रहेगा, लेकिन ये W का मूवमेंट F2 पे किधर होगा, इस ओर होगा। ये दोनों मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप देख सकते हैं कि W इंटू 55, सो W इंटू 15, तो W इंटू 15 यहां पर आ गया। Q की वैल्यू 120 आपको पता थी, 70 आपको पता है, W आप निकाल लेंगे, 120 की जगह Q की जगह 120 रखा, इंटू 70 अपॉन 15, दिस इज 560 न्यूटन। आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड लीवर सिस्टम की वजह से आपने 560 न्यूटन का फोर्स उठा लिया है केवल 20 न्यूटन के लोड से। अब जरा हम इस मैकेनिकल एडवांटेज को समझते हैं, है मामला क्या। पहले लीवर में आए, पहले लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म। आपको बता दें मैकेनिकल एडवांटेज के 2 फार्मूले होते हैं, W अपॉन PV होता है, या एफर्ट आर्म की लेंथ अपॉन लोड आर्म की लेंथ, ये भी होता है, क्योंकि जब मूवमेंट के मल्टीप्लाई करेंगे तो एफर्ट आर्म से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू W जो मल्टीप्लाई होगा लोड आर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पहले लीवर में एफर्ट आर्म कितनी है, एफर्ट ये लग रहा है, फलक्रम से डिस्टेंस 60, लोड ये लग रहा है, फलक्रम से डिस्टेंस 10, तो ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आ गया पहली रॉड का। ओके, दूसरी रॉड ये रही, एफर्ट कहां लग रहा है, ये लग रहा है, यहां से डिस्टेंस 70 ये रखी हमने एफर्ट आर्म, लोड ये लग रहा है, फलक्रम से डिस्टेंस 15, ये रहा 15, ये आ गया 14/3। कंपाउंड लीवर है तो दोनों लीवर के अलग अलग जो मैकेनिकल एडवांटेज आए हैं दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, और तब आपको मिलेगा इस कंपाउंड लीवर का ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ।
तो ये हो जाएगा यांत्रिक मैकेनिकल एडवांटेज ओवरऑल दोनों का गुणनफल ये रखा एंड दिस इज 28। सो अब हम अगर ओवरऑल बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, W अपॉन P होता है। मैकेनिकल एडवांटेज की जगह हमने 28 रखा, W हमको निकालना था, ये हमने P रखा और ये वैल्यू फिर से आ गई 560 न्यूटन। सो हमने इस तरीके से भी वही आंसर पाया, इस तरीके से वही। एक काम करते हैं कि केवल इस लीवर 1 की वजह से, केवल लीवर 1 की वजह से हम इस लोड को उठाना चाहते 560 के लिए, तो कितना एफर्ट लगाना पड़ता। सो फॉर दिस अगर हम यहां पे निकाल लें लीवर 1 की वजह से, तो लीवर 1 का मैकेनिकल एडवांटेज है 6, ये रखा 6, W उठाना था 560, कितने एफर्ट की जरूरत पड़ेगी P1। सो P1 इज इक्वल टू 560 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 और 280 का मतलब हो गया इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 93 न्यूटन। आप देख लीजिए क्यों हमने कंपाउंड लीवर का इस्तेमाल किया। एक अकेला लीवर 560 के लोड को 93 न्यूटन से हम इस लीवर 1 से अगर उठा पाते तो कंपाउंड करने के बाद केवल 20 न्यूटन से हमने 560 उठा दिया। एंड दैट इज व्हाई कंपाउंड लीवर आर मोर यूजफुल। वेरी बहुत इस्तेमाल होता है इनका ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, मैकेनिकल में, ब्रेकिंग सिस्टम में, क्लच सिस्टम में, एक्सेलरेटर सिस्टम में, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस एंड एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो हम सबसे पहले लेते हैं पैरेलल फोर्सेस को। पैरेलल फोर्सेस को हिंदी में कहते हैं समानांतर बल। ऐसे बल जिनकी दिशाएं एक हैं, जो एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के समानांतर, उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। तो देखते हैं यहां पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक फोर्स है P और एक फोर्स है Q। P फोर्स पॉइंट A पर काम कर रहा है किसी बॉडी पर, Q फोर्स पॉइंट Q पर काम कर रहा है किसी बॉडी पर, एंड P फोर्स और Q फोर्स आपस में एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। ये रहा इनका रिजल्टेंट R। ये रिजल्टेंट R इस पॉइंट C से होके गुजर रहा है। हम जानते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आप पढ़ चुके हैं कि अगर P और Q एक दूसरे के पैरेलल हैं और थीटा की वैल्यू 0 है, पैरेलल के केस में थीटा की वैल्यू 0 होती है, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इन केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपने cos 0 कर दिया तो हो गया +1, ये बनेगा R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, ये बनेगा P प्लस Q होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा है तो बचेगा केवल P प्लस Q। आ गया रिजल्टेंट। सो ध्यान रखिएगा, यदि दो समानांतर बल एक दिशा में है, इनको पैरेलल फोर्सेस करते हैं, तो इन पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों का सम हो जाता है। सो द रिजल्टेंट ऑफ द टू पैरेलल फोर्सेस इज देयर एडिशन P प्लस Q। इन केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस, समानांतर बलों की स्थिति में जो P और Q का रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन AB है, AB के कहीं बीच में से होके गुजरेगा और वो पॉइंट मान लीजिए C है, तो C पॉइंट विल लाई बिटवीन A एंड B, समवेयर बिटवीन A एंड B। तो ये नोट करने वाली बात है, द फोर्स P एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रिजल्टेंट AC मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू फोर्स Q मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द रिजल्टेंट एक्टिंग एट पॉइंट C BC के बराबर होगा। सो P इंटू AC की वैल्यू हमेशा Q इंटू BC के बराबर होती है और रिजल्टेंट जो R की डायरेक्शन होगी वो P और Q के पैरेलल ही होगी। सो डायरेक्शन इज पैरेलल टू द P एंड Q बोथ। कि जो R होगा वो इन P और Q में से जो बड़ा फोर्स है उसके नजदीक होगा, उसके क्लोजर होगा। दैट मींस इस केस को देखते हुए AC की वैल्यू कम होगी BC से, दिस विल बी अ ग्रेटर वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज विल बी अ स्मॉलर वैल्यू। तो जो रिजल्टेंट होता है वो बड़े फोर्स के पास होता है। तो पैरेलल फोर्सेस में आप समझ लीजिए कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू देयर सम। रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में से कहीं गुजरेगा, रिजल्टेंट बड़े फोर्स के पास में होगा, रिजल्टेंट इन दोनों फोर्स के पैरेलल होगा और दिस फोर्स P
मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस फोर्स Q मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों फार्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे और इतना जान लेंगे कि ये जो स्थिति होती इन दोनों के कहीं बीच में होती है, तो जो सवाल मिलेंगे उसे P दिया जाएगा, Q दिया जाएगा, मान लीजिए पूरी डिस्टेंस दे दी गई, तो ये आपको निकालने से कहा जाएगा, तो एक को x मान लेंगे, एक डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस माइनस x हो जाएगी, तो आपको r की पोजीशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम देखते हैं एंटी पैरेलल फोर्सेस। तो एंटी पैरेलल फोर्सेस और इन फोर्सेस में क्या फर्क है, लेट अस सी। एंटी पैरेलल फोर्सेस में P की डायरेक्शन और Q की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, 180 डिग्री पर होती है। सो P इधर काम कर रहा है, Q इसके 180 डिग्री इधर काम कर रहा है। इसमें भी हमने मान लिया है कि P इज ग्रेटर देन Q। तो होगा क्या, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस थीटा में, अगर हम यहां पे थीटा की वैल्यू रख दें, दिस इज 180 डिग्री। सो इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा P माइनस Q का होल स्क्वायर, क्योंकि P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, P माइनस Q होल स्क्वायर या P माइनस Q। सो इन केस ऑफ द एंटी पैरेलल अपोजिट के केस में दियर रिजल्टेंट इज P माइनस Q। एक खास बात नोट करने वाली है, पैरेलल के केस में रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होता है, एंटी पैरेलल के केस में रिजल्टेंट बड़े फोर्स के पास में होता है, परंतु ए बी के बीच में ये सी पॉइंट नहीं होता, ए बी से बाहर होता है और बड़े फोर्स के पास में होता है। इतनी बात आप नोट करिए। इसमें जो सी पॉइंट की पोजीशन है ए और बी के बीच में है, यहां पे जो सी और पॉइंट की पोजीशन है वो ए और बी के बियॉन्ड है, इसके बाहर है, और वो उस फोर्स के पास में होता है जो बड़ा फोर्स होता है, और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो बड़े फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P ऐसे काम कर रहा होता और Q ऐसे काम कर रहा होता और Q की वैल्यू बड़ी होती, तो ये रिजल्टेंट महाशय यहां काम कर रहे होते और तब इनको हम Q माइनस P कहते। ये पॉइंट हो जाता A, ये पॉइंट हो जाता B और ये पॉइंट हो जाता C। तो C रिजल्टेंट एक्ट्स बियॉन्ड AB क्लोजर टू द ग्रेटर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो उस फोर्स के पास में होगा जो बड़ा है, नंबर एक, और उस फोर्स की डायरेक्शन में होगा जो बड़ा है, यानी P के पास में और P के पैरेलल में होगा, क्योंकि हमने ये मान के चले हैं इस सवाल में कि P इज ग्रेटर देन Q। यहां पर Q इज ग्रेटर देन P, तो रिजल्टेंट हो जाएगा Q माइनस P और डायरेक्शन हो जाएगी A B के बाहर, लेकिन B की तरफ होगी और Q के पैरेलल हो जाएगी। ये फार्मूला यहां से बदल गया। ये फार्मूला वही है, P फोर्स इनटू रिजल्टेंट से डिस्टेंस का प्रोडक्ट इक्वल टू Q फोर्स रिजल्टेंट से डिस्टेंस का प्रोडक्ट BC के बराबर होगा। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों आइडेंटिकल आ गए। डायरेक्शन पैरेलल टू बोथ फोर्सेस, तो डायरेक्शन इन दोनों के पैरेलल होगी, लेकिन किसके डायरेक्शन में किस तरफ होगी, जो बड़ा फोर्स है उसकी दिशा में होगी। R जो होता है वो AB के आउटसाइड होता है एंड R क्लोजर टू द ग्रेटर फोर्स। तो R की जो पोजीशन होती है इन दोनों में से बड़े फोर्स के तरफ होती है, उसके पास में होती है। सो आई थिंक एपिसोड नंबर 25 में इतनी सी बात हो गई। एपिसोड नंबर 26 में हम इन दोनों पर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, तो उस न्यूमेरिकल को आप देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने एपिसोड नंबर 25 में पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर किसी बॉडी पर पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, किसी बॉडी पर एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनका हम कैसे रिजल्टेंट निकाल देंगे और कैसे उस रिजल्टेंट की पोजीशन कैलकुलेट करेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि एपिसोड नंबर 26 में हम इस पर न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज हम इस एपिसोड नंबर 26 में पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस के न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो पैरेलल फोर्सेस को ही बच्चों लाइक फोर्सेस भी कहते हैं। तो कहीं पे वर्ड अगर आ जाए लाइक फोर्सेस, तो समझ लीजिएगा लाइक फोर्सेस का मतलब पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस आर आल्सो नोन एज लाइक फोर्सेस। ठीक इसी तरीके से एंटी पैरेलल फोर्सेस, एंटी पैरेलल कौन से होते थे, जो फोर्स 180 डिग्री पे काम करते थे, एंटी पैरेलल फोर्सेस को कहा जाता है अनलाइक फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस लाइक फोर्सेस, एंटी पैरेलल फोर्सेस अनलाइक फोर्सेस। तो एक एक करके दोनों को न्यूमेरिकल करते हैं, और हो सकता है कि इस न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पर आपको आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई सवाल मिल जाए। लेट अस सी। एक ये कार है, कार को दो लोग
पुश कर रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं। तो कार अगर स्टार्ट नहीं हुई, दो लोग धक्का दे रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। सो एक फोर्स है P, इधर धक्का दे रहा है, 120 न्यूटन का फोर्स है P। एक फोर्स लग रहा है Q, 140 न्यूटन का। दो लोग ऐसे कार को पुश कर रहे हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालिए, क्योंकि ये लाइक फोर्सेस या पैरेलल फोर्सेस है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों लोग जो फोर्स लगा रहे हैं A और B पर, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ देयर रिजल्टेंट, ये भी हमको निकालना है कि इन दोनों का जो परिणामी है उसकी स्थिति आखिर इनके बीच में है कहां। तो हम जानते हैं कि पैरेलल फोर्सेस बोले या लाइक फोर्सेस में, इन केस में जो रिजल्टेंट की स्थिति होती है दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं पर होती है। ओके, तो अब हमको पोजीशन निकालनी है। तो सबसे पहले देखा, चूंकि एक पैरेलल फोर्स है, तो पैरेलल फोर्स है बच्चों, आपको पता है कि रिजल्टेंट होता है P प्लस Q। तो 120 P की वैल्यू रखी, Q की वैल्यू रखी 140, तो आपका रिजल्टेंट आ गया 260 न्यूटन। यानी इस कार को जो टोटल पुश लग रहा है 260 न्यूटन के फोर्स से धक्का दिया जा रहा है। और अब हमको निकालना है कि इसकी स्थिति इनके बीच में कहां पर है। तो हमने मान लिया कि C की जो स्थिति है, रिजल्टेंट की जो पोजीशन है पॉइंट B से, यहां से इसकी पोजीशन है x डिस्टेंस पर। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो AC वाली डिस्टेंस हो जाएगी 60 माइनस x सेंटीमीटर। ओके, हमें पता है कि P इंटू AC की वैल्यू बराबर होती है Q इंटू BC के बराबर। जो बच्चे इस एपिसोड नंबर 26 को अभी देख रहे हैं, उनको मेरी सलाह है कि आप एपिसोड नंबर 25 जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। 8 मिनट का है वो, उसको जरूर देख लीजिएगा, तब आप इस सवाल को कर पाएंगे। और इस सवाल को ना केवल समझेंगे करेंगे, बल्कि पेपर में आएगा तब भी चुटकियों में इसको आप कर डालेंगे। तो लेट अस सी, जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। P की जगह रखा 120, AC हो जाएगा 60 माइनस x इज इक्वल टू Q की जगह रखा 140 इंटू x, और बस आपका आंसर आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो x इज 27.7 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। सो रिजल्टेंट ऑफ 120 एंड 140 न्यूटन इज 27.7 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। सो इसकी पोजीशन आ गई और आपका पैरेलल फोर्स का सवाल आपका हो गया, आपको नंबर मिल गए। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं इसका आखिरी टॉपिक, लीवर्स। सो टॉपिक ऑफ द डे इज लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर एक सीधी सी छड़ होती है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम टर्निंग मूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट द टर्निंग मूवमेंट। मान लीजिए एक रॉड है, यहां पर इसको हमने सपोर्ट दे दिया। सो दिस रॉड हैज बीन सपोर्टेड हियर। अब यहां पर हम एफर्ट अगर लगाएं, यहां पे फोर्स लगाएं, और यहां पर अगर कुछ लोड होगा तो हम उस फोर्स को यहां से उठा सकते हैं, उस लोड को यहां पर हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग फोर्स हियर वी कैन ट्रांसफर दिस फोर्स एट दिस पॉइंट। और यहां पर हम उस लोड को लगा सकते हैं, फोर्स को लगा सकते हैं। अगर हम पुश करेंगे तो यहां पर चीजें कुछ, अगर पुश करना होगा तो पुश हो जाएगा, अगर यहां इस तरह लगाए तो यहां कुछ खींचना होगा तो आसानी से खींच जाएगा। सो लीवर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से एक जगह पर फोर्स लगाने पर हम दूसरी जगह पर उस फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन हम फोर्स कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? विथ दिस प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल कहता है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ए फलक्रम। फलक्रम किसे कहते हैं? सपोर्ट को फलक्रम कहते हैं। सो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द मूवमेंट, किसी एक फलक्रम के सापेक्ष क्लॉकवाइज मूवमेंट की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होती है किसी एक फलक्रम के लिए। सो इन दिस वे यू कैन प्रोड्यूस अ टर्निंग मूवमेंट बाय अप्लाइंग अ मूवमेंट हियर, इट विल प्रोड्यूस अ टर्निंग मूवमेंट एट समवेयर एल्स। सो अ लीवर इज ए लाइट, हल्की, रिजिड, दृढ़ ऐसी छड़ होती है जो टर्निंग मूवमेंट उत्पन्न करने में सक्षम होती है। एक बात, और लीवर का जो प्रिंसिपल है कि किसी फलक्रम के अबाउट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है। बच्चों लीवर 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर। तो यहां मैं लिख देता हूं 3 टाइप्स ऑफ लीवर। तो लीवर 3 प्रकार के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 1 टाइप ऑफ लीवर। सो क्लास 1 लीवर एक सीधी सी छड़ है, इसमें यहां पर एक जगह पे फलक्रम है, सपोर्ट यहां पे दिया गया है, और आप अपना फोर्स प्रयास यहां पर लगा रहे हैं P। सो दिस इज योर एफर्ट, ये आपका फोर्स है, ये आप प्रयास यहां पर लगा रहे हैं। लोड कहां पर है? लोड दूसरे किनारे पर, लोड यहां पर लगा हुआ है। अब
फलक्रम से जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो यहां तक की दूरी को कहते हैं एफर्ट आर्म, क्योंकि ये आपका एफर्ट है, ये आपका एफर्ट है और इसको हिंदी में कहते हैं प्रयास। सो फलक्रम से आपका प्रयास जहां पे लग रहा है P, यहां तक की दूरी को कहते हैं एफर्ट आर्म, या हिंदी में कहेंगे तो प्रयास भुजा। लोड जहां पर आपने भार लगा रखा है वहां से लेके फलक्रम की तक की दूरी को कहते हैं लोड आर्म, और हिंदी में कहेंगे इसे तो भार, इसको भुजा कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो सारी दूरियां हम नापेंगे बार बार फलक्रम से। फलक्रम से जहां पर प्रयास लगाया जा रहा है उस भुजा को प्रयास भुजा, फलक्रम से जहां पर भार लगाया जा रहा है उस भुजा को हम भार भुजा कहेंगे। सो दिस इज एफर्ट आर्म एंड दिस इज द लोड आर्म। ये फोर्स किस तरफ मूवमेंट लगाएगा? फलक्रम पर एंटी क्लॉक। लोड किस तरफ मूवमेंट लगाएगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ, सो W इंटू लोड आर्म, भार गुणे भार भुजा, तो ये हो गया लोड इंटू लोड आर्म क्लॉकवाइज मूवमेंट, बराबर होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी P इंटू EA। यहां तक क्लियर हो गया? अब हमने W के नीचे P लिया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एफर्ट आर्म के नीचे लोड आर्म लिया है। अब आपको बता दें, लोड अपॉन उस लोड को उठाने के लिए किया गया प्रयास, अर्थात भार और भार को उठाने के लिए किए गए प्रयास का अनुपात कहलाता है MA। दिस MA इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में इसको कहते हैं यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ। और आप देख सकते हैं कि चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज एक अनुपात है भार का और प्रयास का, दोनों की SI यूनिट होती है न्यूटन और न्यूटन, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज का कोई भी यूनिट नहीं होती है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज ए यूनिटलेस नंबर। तो W अपॉन P, तो W अपॉन P चूंकि मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इस रिलेशन से W अपॉन P की वैल्यू एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म हमको मिल गई है। सो हम मैकेनिकल एडवांटेज का एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P, या मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू प्रयास भुजा बटे भार भुजा। राइट? अब आप ये देखो कि ये जो फलक्रम है, फलक्रम को हम इन दोनों के बीच में कहीं भी खिसका के रख सकते हैं। तो अगर हमने फलक्रम को इस तरफ ले आए, इधर ले आए, तो प्रयास भुजा छोटी हो जाएगी और लोड आर्म बड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि प्रयास भुजा छोटी हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। सो मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी लेस देन 1। यदि फलक्रम बिल्कुल बीच में है, एफर्ट आर्म लोड आर्म दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इकाई हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर फलक्रम को हमने लोड की तरफ कर दिया तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर आप समझ लीजिएगा कि क्लास 1 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज कैन बी लेस देन 1, equal to 1 and even greater than 1. It all depends upon the position of the fulcrum. ये सारा का सारा मामला इस पर निर्भर करता है कि फलक्रम कहां स्थित है। एग्जाम्पल में देखेंगे, आप कैंची को आसानी से देखिए, कैंची बीच में से जुड़ी होती है, तो वो फलक्रम हो गया, एक तरफ लोड होता है, जिस तरफ हम दबाते हैं वो हमारा प्रयास है। सीसा झूला, क्लॉ हैमर एंड द क्रोबार आर दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास 1 टाइप ऑफ लीवर। क्लास 1 लीवर और क्लास 2 लीवर में फर्क क्या होता है? क्लास 1 लीवर में फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में होता है। क्लास 2 लीवर में लोड एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। इसमें क्लास 1 में फलक्रम बीच में था, क्लास 2 में लोड या भार आपके इसमें बीच में आ जाएगा। तो फलक्रम किनारे हो गया, फलक्रम से लोड की दूरी लोड आर्म, फलक्रम से एफर्ट की दूरी एफर्ट आर्म, और आप देख सकते हैं कि एफर्ट आर्म इस बार बड़ी है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P, EA अपॉन LA, सेम कॉन्सेप्ट चलेगा।
चूंकि इसमें एफर्ट आर्म बड़ी है, एफर्ट आर्म ग्रेटर देन द लोड आर्म, इसलिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। एग्जाम्पल क्या है? नट क्रैकर, नट तोड़ने वाला, व्हील बैरो, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस क्लास 2 ऑफ लीवर। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज जो आपने देखा कि रेशियो होता है W/P में, बताता क्या है? ये बताता है कि मान लीजिए कि W की वैल्यू से 1000 न्यूटन है और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू से 20 है, तो हमने यहां पे रखा मैकेनिकल एडवांटेज 20, लोड रखा 1000 न्यूटन और ये निकाला P, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1000/20, ये गया, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 50 न्यूटन। सो मैकेनिकल एडवांटेज आपको यह बताता है कि कितने लोड को उठाने के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो 1000 किलो के लोड को उठाने के लिए आपको 50 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा, 50 न्यूटन का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आप 1000 किलोग्राम का लोड उठा पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट द मैकेनिकल एडवांटेज टेल्स अस। नाउ वी कम टू द क्लास 3 टाइप ऑफ लीवर। फिर से एक बार फर्क देखेंगे। क्लास 1 में फलक्रम बीच में, क्लास 2 में लोड बीच में, तो बचा क्या तीसरा? क्लास 3 में एफर्ट बीच में आ जाएगा, अर्थात प्रयास बीच में आ गया। यहां फलक्रम है, तो इस बार आप देखेंगे फलक्रम से जो एफर्ट की दूरी है वो छोटी हो गई, लोड से फलक्रम की दूरी बड़ी हो गई। सो फॉर्मूला था वही चलेगा, Ma = W/P = E/this, लेकिन इसमें La बड़ा हो गया, और La बड़ा होने का मतलब ये हो गया ये छोटे हो गए जनाब, एंड दिस इज लेस देन 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें 1 से कम होगा। एग्जाम्पल क्या है? नाइफ, सुगर टोंग एंड फूड ट्रेडल आर द एग्जाम्पल्स। दैट मीन्स अगर आपसे ये कहा जाए कि 1000 न्यूटन का, अब इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल देखिए, 1000 न्यूटन का आपके पास ये लोड है, इस लोड को उठाने के लिए आपको क्लास 1 के लिए क्या होगा, क्लास 2 के लिए क्या होगा और क्लास 3 के लिए होगा। यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब कि जो प्रयास होगा वो 1000 से सदैव छोटा होगा। यहां मैकेनिकल एडवांटेज 1 से छोटा है, इसका मतलब कि 1000 न्यूटन को क्लास 3 से उठाने के लिए जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो 1000 से बड़ा होगा। तो यहां पर जो आपको P की आवश्यकता होगी 1000 से बड़ी होगी, यहां पे जो आपको P की रिक्वायरमेंट होगी 1000 से छोटी होगी, और यहां पर जो आपको P की रिक्वायरमेंट होगी वो 1000 से बड़ी, 1000 से छोटी या 1000 के बराबर भी हो सकती है। बिकॉज इन क्लास 1 टाइप ऑफ लीवर ऑल 3 केसेस आर पॉसिबल। इस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है।